हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास तक हमने हमारे चैप्टर के अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर के सारे पैरामीटर्स को डिस्कस कर लिया था। 6 पैरामीटर्स थे। तो लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी, हमने बात की थी एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में और थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर के बारे में। ठीक है। एंगल ऑफ रोटेशन के लिए जो फॉर्मूला आया था वो था के टी इज इक्वल टू एल एन आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन आर इन्फिनिटी माइनस आर टी। ठीक है। और जो ऑक्साइड लेयर के केस में जो फॉर्मूला था वो था के टी इज इक्वल टू एल एन टॉम एक्स अपॉन टॉम एक्स माइनस टॉ, ये फॉर्मूला था। ठीक। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बहुत सारी बातें कर ली थी यहाँ तक। अब हम थोड़े से और टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है, अब आप लिखें, हमारा अगला टॉपिक है काइनेटिक्स ऑफ बाईमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ बाईमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है। देखो भाई, बाईमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, इसका मतलब क्या है? देखो, अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें डिस्कस की है, आपने देखा होगा, अगर हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं, जैसे कि मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ ए गिव्स बी प्लस सी, तो हमने सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के बारे में बात की, यानी कि सिर्फ एक रिएक्टेंट, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं बाईमॉलिक्यूलर, यानी कि जब दो रिएक्टेंट्स होंगे तो उनका रेट इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा या उसके इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो काइनेटिक्स ऑफ बाईमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, अब मतलब एलिमेंट्री दिख गया, यानी कि हम बता सकते हैं ऑर्डर क्या होगा। तो हम यहाँ पर जो रिएक्शन लेंगे, हम यहाँ रिएक्शन लेंगे ए प्लस बी गिव्स सी। ठीक है। ये हमारे पास एक रिएक्शन है। इसमें आप देखें, एक ए प्लस बी, यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं ना, तो भाई ये कैसी हो गई? ये रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर हो चुकी है। और एलिमेंट्री बोल रहे हैं, तो बताओ, आप समझ जाओ कि यहाँ पर रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो चुका है? 2। यानी कि हमें कौन सी ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब आप देखें कि इसमें इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर दो केस पढ़ेंगे। ठीक है। इस बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर दो केस पढ़ेंगे। देखो, पहला केस क्या है? जो हमारा पहला केस है, केस फर्स्ट, उसमें हम क्या करेंगे, जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं हम उनकी कॉन्सेंट्रेशन को सेम लेके चलेंगे। ठीक है। तो केस फर्स्ट है व्हेन इनिशियल concentration of reactants are same, when initial concentration of reactants are same। ठीक है। तो देखें, आपके पास रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी। देखो, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर ये क्या है भाई? आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम लेनी है। ठीक है। तो हमने मान लिया कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए नॉट और ए नॉट, ये कुछ नहीं होगा। ठीक है। किसी टाइम टी पर ये क्या हो जाएगा? ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, हम पूरी काइनेटिक्स की बात करें, मतलब हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने जाएंगे। तो देखो, टाइम टी तक इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये हो चुकी है। बताओ इसका रेट लॉ क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के ई टू दी पावर 1, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर अपने को पता है, और बी टू दी पावर 1 ये होगा। ठीक है। अब आप देखें भाई, आप इस रिएक्शन के रेट को आप कैसे लिखेंगे? ये जो अपने पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन के हम रेट को कैसे लिखेंगे? आप लिख सकते हो इस रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। अब आप देखें, सिर्फ यहाँ पर ए ही नहीं है, यहाँ पर बी भी साथ में, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टू दी पावर 1 और बी टू दी पावर 1। ठीक। अब देखो, हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ तक इस इसी टाइप के एक्सप्रेशन से हमने अभी तक जितने भी ऑर्डर की रिएक्शंस पढ़ी है उन सब के एक्सप्रेशन हमने ऐसे ही निकाले हैं। ठीक। लेकिन आप देखो, या तो आप इसको ए की टर्म्स में सॉल्व करोगे या आप इसको बी की टर्म्स में सॉल्व करोगे। ठीक है। और देखो, अगर आप ए की टर्म्स में सॉल्व करोगे तो ठीक है, ए तो है, लेकिन ये बी देखो, बी को कैसे करेंगे? जैसा जब हम बी मान के करेंगे, बी के लिए करेंगे, तो बी तो हो जाएगा, बी तो है यहाँ पर, लेकिन ए के लिए कैसे करेंगे? तो अब इस टाइप की रिएक्शन के लिए, इस टाइप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आप देखें, इसके इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। देखो,
हम क्या कर सकते हैं, देखो आपको पता है डी ए क्या होगा, बताओ डी ए क्या होगा, जो ए की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है वो होगा। तो बताओ ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, ए नॉट माइनस एक्स किसी टाइम टी पर, और इनिशियल कितनी थी ए नॉट, बोलो सही है। तो ये कितना हो गया, ए नॉट से ए नॉट जाएगा, ये हो गया माइनस एक्स, बोलो डी ए की वैल्यू आपको मिल गई क्या, है ना। क्या सिमिलरली यही डी बी भी होगा, बताओ डी बी भी क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी किसी टाइम टी पर माइनस इनिशियल जो थी कितनी थी ए नॉट, बताओ ये भी कितना हो गया माइनस एक्स हो गया। तो देखो हमने डी ए या डी बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक। तो आप देखो इस रेट लो को आप कैसे लिख सकते हो भाई, आप देखो कि आप डी ए की जगह माइनस एक्स लिख सकते हो, तो माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी। देखो आपने डी ए या डी बी की जगह आप क्या लिख दोगे, माइनस एक्स। तो बताओ ये जो हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, सही है। ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखो हम रेट को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखो हमने इस रेट को एक्स के फॉर्म में लिख लिया, तो बताओ कि हम इसको भी एक्स के फॉर्म में लिख लेंगे ना, ठीक है। और देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, जो हमारे पास किसी टाइम ए या बी पे कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है हमारे पास, वो है ए नॉट माइनस एक्स और ए नॉट माइनस एक्स। देखो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हमने डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए नॉट माइनस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। अब आप देखें आपको क्या करना है, यहाँ से इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना है, के ए नॉट माइनस एक्स का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी एक्स अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी लिमिट। अब देखें वापस भाई, यहाँ पर अब थोड़ा सा केस डिफरेंट हो गया है, यहाँ पर ए या बी नहीं है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लिमिट कैसे लगाएंगे, देखें टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर, बताओ हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के लिए लिमिट लगानी पड़ेगी अपने को, ठीक है। बताओ टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो पर बताओ कुछ भी अमाउंट कंज्यूम हुआ था क्या, नहीं ना, यानी कि बताओ यहाँ x है, यहाँ तो कुछ भी x नहीं है, मतलब यहाँ x कितना है ज़ीरो। भाई सिंपल से समझे, x के लिए बात हो रही है। बताओ टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो पर कुछ भी डिकम्पोज नहीं हुआ था, कुछ भी अमाउंट डिकम्पोज नहीं हुआ था, यानी कि x की वैल्यू कितनी है ज़ीरो। और किसी टाइम t पर बताओ x कितना डिकम्पोज हो चुका है, x डिकम्पोज हो चुका है, बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा ली, लिमिट लगा ली। अब हम करेंगे इसका क्या, इंटीग्रेशन। आप यहाँ पर स्क्वायर लगा लेना, स्क्वायर भी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखें इसको सॉल्व करना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखें डी एक्स अपॉन ए नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर है इज इक्वल टू के इंटू डी टी, ज़ीरो से टी और ज़ीरो से एक्स। तो देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स होता है, ठीक है। देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स की पावर हो जाएगा माइनस वन अपॉन माइनस वन, ठीक है। ये हो गया, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो से एक्स, और देखो साथ ही साथ जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो भी यहाँ ऐड होगा, तो ये हो गया क्या माइनस वन, ठीक, इज इक्वल टू ये हो गया टी और ज़ीरो से टी, ठीक है। अब देखें भाई ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, ये इसका इंटीग्रेशन माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो यहाँ पर एक तो माइनस वन इसका और एक माइनस वन कोफिशिएंट वाला है, ठीक है। तो देखें ये हो गया, इसको मैं प्लस तो हो गया, माइनस वन इंटू माइनस वन तो प्लस वन हो गया, और इसको मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से वन अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, ज़ीरो से कहाँ तक एक्स तक इज इक्वल टू के और टी माइनस ज़ीरो। तो देखें अब यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, देखें जब आप अपर लिमिट रखोगे यानी कि x, तो ये रहेगा वन अपॉन ए नॉट माइनस एक्स माइनस, अब जब देखो जब आप लोअर लिमिट रखोगे यानी कि x की जगह क्या रखोगे ज़ीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिर्फ ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी। तो देखो ये हमारा क्या आ चुका है, एक्सप्रेशन आ चुका है इसके लिए। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन, अच्छा अगर आपको याद हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि देखो ये एक्सप्रेशन हमने पहले भी पढ़ा है, इसको अगर हम इस तरीके से लिख दें वन अपॉन ए टी माइनस वन अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी। देखो ये तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है, ये आपने पढ़ा है ना। बताओ ये किसका एक्सप्रेशन होता है,
ये एक यूनिमोलिकुलर सेकेंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था जब हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये हमारा पढ़ा हुआ है। तो देखो ये जो हमने केस को डिस्कस किया है, इसमें जब हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा तो हमारा एक्सप्रेशन बिल्कुल एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जैसा ही आया है जो यूनिमोलिकुलर होती है, ठीक है। तो एक कंडीशन तो आपके पास केस फर्स्ट वाली ये हो गई कि एक बाईमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन जब आप सेम कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करते हो तो एक नॉर्मल सेकेंड ऑर्डर, एक नॉर्मल कौन सी, मतलब यूनिमोलिकुलर वाली, उसी की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो इसका केस फर्स्ट हो गया। आप इसको कॉपी करें, आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है। पॉज करके आप इसको कॉपी कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं केस सेकेंड, ठीक है। केस सेकेंड में क्या है, जब आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों की डिफरेंट लोगे, ठीक है। व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर डिफरेंट, तो अब देखें क्या होगा। देखो हमारे पास रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C या प्रोडक्ट, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है तो मैं इसको स्मॉल a लिख रहा हूँ और इसको मैं स्मॉल b लिख रहा हूँ, ठीक है। A0 B0 भी मान सकते हैं, अपने ऊपर है, ठीक है। किसी टाइम t पर ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, b माइनस एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बोलो सही है। अब आप बताओ इसका रेट एक्सप्रेशन क्या लिखोगे। रेट इज इक्वल टू माइनस dA/dt इज इक्वल टू माइनस dB/dt इज इक्वल टू k b⁴ और b⁴ बोलो सही है। अब देखो वही चीज़ ये a के रेस्पेक्ट में है और b के रेस्पेक्ट में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से x की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वापस से देखो माइनस d है और माइनस dB की वैल्यू निकालते हैं। तो देखें, बताओ जब हम dA की वैल्यू निकालेंगे तो dA इज इक्वल टू, किसी टाइम t पर a की वैल्यू क्या है, a माइनस एक्स, और इनिशियली क्या थी a, तो बताओ ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। या फिर जब आप dB निकालोगे तो b माइनस एक्स माइनस बी इज इक्वल टू माइनस एक्स। बोलो सही है, ठीक है। तो बताओ रेट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dA/dt, यानी कि माइनस dA, यानी dA की जगह वैल्यू रख दो माइनस dx/dt, या फिर b के रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे वापस से, माइनस dx/dt, ठीक है। तो ये वापस से क्या आ रहा है, dx/dt, और इसके लिए भी क्या आ रहा है, dx/dt, ठीक है। तो देखो वापस हमने उस रेट वाले एक्सप्रेशन को किसकी फॉर्म में लिख दिया, रेट इज इक्वल टू dx/dt इज इक्वल टू k, और टाइम t पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख दो, a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। अब देखो पिछली बार तो यहाँ पर a माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया था, लेकिन यहाँ पर अब कंडीशन चेंज हो चुकी है, दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अलग अलग है। तो अब आप इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, देखें भाई, इंटीग्रेशन के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, dx/a माइनस एक्स और b माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू dt। बोलो यही है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 है, किसी टाइम t पर x कितना डिकम्पोज हो गया, x अमाउंट डिकम्पोज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x। अब भाई बात आती है इस टाइप के इंटीग्रेशन की। तो देखिए आपने अभी तक इस टाइप का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है। इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन, जो कि आपने शायद अभी तक नहीं पढ़ा होगा। मैथ्स में ये इंटीग्रेशन में बहुत बाद में आता है टॉपिक। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को भाई अब मैं यहाँ पर आपको सॉल्व तो करना भी बता सकता हूँ, लेकिन आप इसको मैथ्स में ही सीखना। तो इसके लिए जब इसको पार्शियल इंटीग्रेशन से इसका एक टर्म बनाते हैं, किसके लिए, 1/a माइनस एक्स और b माइनस एक्स के लिए पार्शियल इंटीग्रेशन से हम इसके लिए एक टर्म बनाते हैं, और वो टर्म आती है 1/b माइनस a, 1/a माइनस एक्स माइनस 1/b माइनस एक्स, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के लिए ये टर्म बनती है, ठीक है। तो देखें अब इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इस वाले टर्म से। तो देखें अब
डी एक्स अपॉन बी माइनस ए 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन बी माइनस एक्स इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा के, और ये क्या हो गया, अच्छा अभी तो इसमें इंटीग्रेशन करना है, इसकी लिमिट है 0 से x और k डॉट डी टी 0 से t, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। देखिए फिर से समझें, इस टाइप के इंटीग्रेशन के लिए हम पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड को यूज़ करते हैं, और जब हमने पार्शियल इंटीग्रेशन इस पर लगाया तो आप सीखेंगे इस टर्म को कैसे करना है। तो इसकी केमिस्ट्री में आप टेंशन ना लें, मैथ्स में आपको ये सीखना है, ठीक है। तो इस टर्म को हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन के थ्रू, बस समझ जाओ। अब आपको इस टर्म की जगह आपको इस टर्म को यूज़ करना है, ठीक है। ये इक्वल टू ये वाली टर्म है, ठीक है। तो आपने इस टर्म की जगह इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। तो देखें अब हमें करना है यहाँ पर इसका क्या, इंटीग्रेशन। तो देखें इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा b माइनस ए, और यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 अपॉन ए माइनस एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या, ln ए माइनस एक्स, और देखो कोफिशिएंट -1 है ना, तो उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। माइनस इसका क्या हो जाएगा ln b माइनस एक्स, और कोफिशिएंट इसका x का -1 है, इज इक्वल टू के इंटू हो जाएगा यहाँ पर t, ठीक है। तो अब देखें इसको भी यही करनी है, 1 अपॉन b माइनस ए, देखो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर और ये उस तरफ चला जाएगा, तो ये देखो क्या हो जाएगा ln b माइनस एक्स माइनस ln a माइनस एक्स 0 से x, यहाँ पर भी 0 से x इज इक्वल टू के टी। यहाँ हमने लिमिट पहले लगा दी है, पुट कर दी है ना, वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब अपने को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो देखें 1 अपॉन b माइनस ए, तो पहले आपको अपर लिमिट रखनी है, यानी कि x रखना है, ठीक है। तो देखो आप पहले अपर लिमिट रखोगे, तो अपर लिमिट में आप पहले x रखोगे, तो ln b माइनस एक्स माइनस ln a माइनस एक्स, ये आपकी अपर लिमिट हो गई। अब लोअर लिमिट माइनस x की वैल्यू 0 रखोगे तो ln b, और x की वैल्यू 0 रखोगे तो माइनस ln a, ठीक है, इज इक्वल टू के टी। देखो बड़ा अजीब सा, बड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन बहुत आसान है। अभी थोड़ी देर बस और रुको, बहुत आसान हो जाएगा। ये हमने अपर लिमिट रख दी और ये हमने लोअर लिमिट रख दी है, ठीक है। अब आप देखो इसको क्या कर सकते हो, क्या आप बताओ, इसको अपॉन में लिख सकते हो ना, ln के एक्सप्रेशन में ln b माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इसको लिख सकते हो, और इसको ln b अपॉन a लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको कॉपी करें। कर लिया, तो देखें फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो 1 अपॉन b माइनस ए, ये हो जाएगा ln b माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये वो अपर लिमिट वाला एक्सप्रेशन था पूरा का पूरा, और माइनस ln b अपॉन a इज इक्वल टू के टी। देखो ये इसमें कन्वर्ट हो चुका, और अभी तो और आगे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 अपॉन b माइनस ए ln b माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और देखो आप इसको भी डिवाइड करोगे तो ये और नीचे चला जाएगा और ये हो जाएगा इस टाइप से, इक्वल टू के टी। तो इसका एक्सप्रेशन भी ये बन चुका है, और ये हमारा आ चुका है फाइनल इस केस के लिए, हमारा रेट के लिए इक्वेशन, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये हमारा आ चुका है। ये केस सेकंड का हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ चुका है। अब देखो क्या आपको इसको याद रखना है, नहीं, आपको इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हमने पढ़ा क्यों है, क्योंकि अभी इसके बेसिस पे हमें एक और टाइप की रिएक्शन को डिफाइन करना है, जिसको हम बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो अभी आप इस एक्सप्रेशन को कॉपी कर लें, देखो लिख लिया। अब देखो इसी टॉपिक में हम एक कंडीशन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन हमारे पास क्या है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये हमारे पास रिएक्शन थी, ठीक है। अब इसमें कंडीशन को हम डिफाइन कर रहे हैं। देखो हमारे पास टाइम t = 0 पे क्या था, ये a था और ये क्या था b। अब देखो if b is in एक्सेस, यानी कि अगर इसका अमाउंट बहुत एक्सेस में बहुत ज़्यादा है तो बताओ क्या होगा। देखो ये एक्सप्रेशन आने वाला है फाइनली, तो बताओ अगर b बहुत ज़्यादा है तो बताओ क्या b माइनस ए
क्या लगभग बराबर बी हो जाएगा? बी बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है। सिमिलरली बताओ क्या बी माइनस एक्स, क्या ये भी लगभग बराबर बी हो जाएगा? सही है, बोलो सही है ना। अब ये दो वैल्यूज़ आपको समझ में आ गई भाई, बी माइनस ए लगभग बराबर बी हो जाएगा और बी माइनस एक्स भी लगभग बराबर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि बी बहुत ज़्यादा एक्सेस में, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं कि टी इज़ इक्वल टू 1 अपॉन, बताओ बी माइनस ए की जगह सिर्फ क्या? बी, एल इन बी माइनस एक्स की जगह क्या? बी इंटू ए अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी। दिख रहा है? बताओ बी से बी कैंसिल, यानी कि के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन बी एल इन ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब भाई कुछ ना कुछ तो दिमाग में आपके चमका होगा कि ये कुछ देख के पता चल रहा है कि ए अपॉन ए माइनस एक्स या ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स, ऐसा तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखते हैं ना, लेकिन ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये नहीं होता ना। तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, t इज़ इक्वल टू, इस k को हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो k इंटू बी एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। बताओ k कॉन्स्टेंट और b तो अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट जो कि फिक्स होगा। तो बताओ k और b को हम एक नया कॉन्स्टेंट नाम दे रहे हैं और इसको हम बोलते हैं k डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। और बताओ क्या ये एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए है? और ये एक्सप्रेशन देखने पे ऐसा लग रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन है। बात समझ में आ रही है? और बताओ ये एक्सप्रेशन कब आया? जब आपने एक रिएजेंट को किस में ले लिया है? एक्सेस में ले लिया है। तो भाई रिएजेंट आपके पास, रिएजेंट बोला, रिएक्टेंट तो आपके पास दो थे, लेकिन एक जो इसका एक्सप्रेशन आया है ये बिल्कुल किसके जैसा आया है? फर्स्ट ऑर्डर के जैसा ना। तो बस इसी टाइप के रिएक्शंस की हम बात करने वाले हैं कि जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट तो दो हैं लेकिन वो कौन से काइनेटिक्स को फॉलो करती है? वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। उन रिएक्शंस को हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, कंडीशन देख लो, जब एक रिएजेंट किस में है? एक्सिस के अंदर है। ठीक, इसको कॉपी करें। ठीक है, तो आप हेडिंग डालें, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, स्यूडो ESEUDO, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हम इसके अंदर लिखना है, आप लिखते चलें। सम एलिमेंट्री बाईमोलिकुलर रिएक्शंस, समझते चले, लिखते हुए चले, बाईमोलिकुलर रिएक्शंस इन विच ऑफ reaction does not depend on concentration of axis reagent। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लगा, देखो पढ़ो क्या लिखा है। सम एलिमेंट्री बाईमोलिकुलर रिएक्शन इन विच वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सिस appear to be second order but actually follow first order kinetics as rate of reaction does not depend on concentration of reagent। ठीक है, यानी कि दिखती कौन सी ऑर्डर की? सेकेंड ऑर्डर की, लेकिन होती कौन सी ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की, जिसमें एक रिएक्टेंट क्या होता है? एक्सेस में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखो, मैं बोला था कि ये एग्जाम्पल आगे आएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल को डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, इसमें हमने देखो, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, RCOO R डैश प्लस H2 गिव्स RCOOH प्लस आप बोल सकते हो R डैश OH। देखो याद करो, हमने लिया था C2H5 CH3COO प्लस H2, तो वहाँ से आपको एसिटिक एसिड मिला था और अल्कोहल मिला था, तो ये वही है। तो हाइड्रोलिसिस में बेसिकली वाटर किस में होता है? एक्सेस में। तो हमने इस रिएक्शन को डिस्कस किया था। ठीक है, और ये रिएक्शन एक एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन थी। ठीक, तो देखो जब आप इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखोगे,
तो इस रिएक्शन का रेट लो कैसे लिखा जाएगा देखें। जब हम इसका रेट लो लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू के इंटू, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो भाई H2O क्योंकि एक्सिस में है तो जो बहुत भाई देखो इसके कंपैरिजन में H2O बहुत ज़्यादा है, तो जैसे जैसे रिएक्शन होगी H2O के अमाउंट में हमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिलेगा नहीं। यानी कि बताओ कि H2O की कॉन्सेंट्रेशन पूरे टाइम तक, जब जितने टाइम तक रिएक्शन हो रही तब तक फिक्स है क्या, कांस्टेंट है क्या, मतलब कि ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तो इसको एक नया कांस्टेंट नाम दे देंगे के डैश। और देखो इस के डैश में क्या है, ये के और H2O को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो यहाँ पर आपको दो रिएक्टेंट्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन के और H2O को हमने एक कॉन्स्टेंट नया कॉन्स्टेंट बोल दिया के डैश, और ये हो गया RCOO R डैश। ये होगा इस रिएक्शन की रेट। यानी कि देखो ये रिएक्शन मतलब देखने में तो कौन से ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर की है, लेकिन एक्चुअली कौन से ऑर्डर को फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर को। देखो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। मेरे ख्याल से और समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो यही होती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें जब आपके पास दो रिएजेंट हो लेकिन एक रिएजेंट एक्सेस में हो, तो जो रेट होती है रिएक्शन की वो एक्सेस रिएजेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि जो एक्सेस रिएजेंट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो इन्हीं रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करें आप, देखो लिख लिया होगा। अब एक्चुअली आप यहाँ पर समझें कि देखो ये जो रिएक्शन है ये एक एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो भाई आप एसिड को चेंज कर सकते हो, रिएक्शन को कैटेलाइज कराने के लिए आप जो एसिड यूज़ कर रहे हो आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट होता है इसके लिए कि मान लो आप इसी रिएक्शन को सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ दो अलग अलग एसिड के साथ करवाते हो। यानी कि देखो एक आपके पास सपोज मान लो कि आपके पास एक एसिड है HA, तो उस कंडीशन में रेट, ठीक है, और दूसरा जो एसिड है हमारे पास HB, ठीक है, तो उस कंडीशन में रेट, ठीक है। आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या ली है, सेम, एसिड आपने चेंज किए हैं, तो हम बेसिकली यहाँ से ये बता सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। समझे कैसे, वही सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से अगर आपने स्टार्ट किया है तो के जब हमने एसिड HA लिया है और के जब हमने एसिड HB लिया है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर आप ये कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझे कैसे, देखो इफ़ KHA इज़ ग्रेटर देन KHB, बताओ भाई KHA की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो रेट ज़्यादा होगी, है ना। और रेट अगर HA एसिड की प्रेजेंस में ज़्यादा है, मतलब बताओ एसिड जो है कौन सा मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, HA की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है, किससे, HB से। तभी तो देखो इसकी रेट ज़्यादा हुई होगी और उसकी वजह से K ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। तो देन HA will be more stronger than HB, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो हमने कंप्लीट कर लिया है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। एक ये पॉइंट है थोड़ा सा डिफरेंट कि जब आपने सेम कॉन्सेंट्रेशन के साथ स्टार्ट किया है लेकिन अलग अलग कैटलिस्ट मतलब अलग अलग एसिड को कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ किया, तो कैसे आप एसिड के बारे में बता सकते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जिस एसिड की कंडीशन में रेट ज़्यादा होगी वही आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव कर रहे हैं अपने अगले टॉपिक पे, आप इसको कॉपी करो। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब देखो भाई अभी तक हमने नॉर्मल रिएक्शंस की बात कर ली है,
ठीक है। अब हम एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एक नए टर्म्स में देख रहे हैं, जिसमें क्या होगा, आपके पास एक ही रिएक्शन दो अलग अलग डायरेक्शन में चल रही होगी। पैरेलल होने का मतलब देखो, समझो क्या है कि एक रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन में एक रिएक्टेंट आपके पास ए, और ये रिएक्टेंट एक रिएक्शन के थ्रू तो क्या बना रहा है बी, और यही सेम रिएक्टेंट एक किसी दूसरी रिएक्शन के थ्रू क्या बना रहा है सी बना रहा है। ठीक है, तो ए जब बी भी बना रहा हो और ए साथ ही साथ क्या बना रहा हो सी भी बना रहा हो। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, पैरेलल रिएक्शन। भाई आप समझें, इसी रिएक्शन को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं कि भाई आपके पास ए है जो बी बना रहा है, और वही ए क्या बना रहा है आपके पास सी बना रहा है। तो देखो आप दोनों रिएक्शंस को क्या बोलोगे, पैरेलल रिएक्शंस बोल दोगे। ठीक है, तो हमें डिस्कस करना है किसका, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब देखें हम इसके थ्रू इसको समझ रहे हैं। तो देखो, अगर आपके पास एक रिएक्शन में एक रिएक्टेंट आपके पास ए जो बी भी बना रहा है और सी भी बना रहा है, तो देखो भाई दोनों रिएक्शंस अलग अलग चल रही हैं, तो दोनों के रेट कांस्टेंट भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मान लो इसका रेट कांस्टेंट है K1 और इसका रेट कांस्टेंट है K2। ठीक है, भाई ये किसी टाइम टी पर K1 इसका क्या है, रेट कांस्टेंट, किसी टाइम टी पर नहीं, मतलब यहाँ इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है। किसी टाइम टी पर इसका कुछ अलग अमाउंट बनेगा और उसी सेम टाइम टी पर इसका कुछ अलग अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो देखें क्या होता है इन रिएक्शंस में, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, तो देखें डिस्कस करते हैं। देखो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर हमने मान लिया है क्या है A0, और किसी टाइम टी पर हमने इसको बोलते हैं कितना है A0 माइनस एक्स, जिसको हम बोलते हैं क्या AT। ठीक है, बताओ अगर आप इस रिएक्शन के लिए, जब ए से बी बन रहा है, अगर आप इस रिएक्शन के लिए रेट लिखोगे ए से बी वाली के लिए, बताओ इसके लिए रेट क्या लिखोगे, बताओ इसका रेट कांस्टेंट K1 है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इस फर्स्ट वाली रिएक्शन की रेट हो जाएगी, बोलो सही है। और अगर आप सिमिलरली इस वाली रिएक्शन के लिए रेट लिखोगे तो ये हो जाएगी K2 इंटू ए। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो हमने फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन के लिए रेट बता दी। बताओ ये तो बी और सी के लिए अलग अलग हो गई। बताओ ए तो दोनों रिएक्शंस में यूज़ हो रहा है ना, तो अगर आप ए की रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करोगे तो बताओ ए इस रिएक्शन में भी कंज्यूम हो रहा है और ए इस रिएक्शन में भी कंज्यूम हो रहा है, तो बताओ हम क्या लिख सकते हैं, नेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस, नेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू, बताओ जो ए है वो नेट किस रेट से वो डिसअपियर हो रहा है, बता सकते हैं। देखो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, माइनस DA बाय DT इज इक्वल टू, अब देखो जो ए है वो दो रिएक्शंस में कंज्यूम हो रहा है, पहली रिएक्शन में वो इस रेट से कंज्यूम हो रहा है और दूसरी रिएक्शन में ये इस रेट से कंज्यूम हो रहा है। तो बताओ दोनों रिएक्शन में टोटल ये किस रेट से कंज्यूम हो रहा होगा, एक तो K1A प्लस K2A। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, जो ए है वो नेट इस रेट से क्या हो रहा होगा, डिसअपियर हो रहा होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हो माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू ए। अब देखो आपको यहाँ एक फॉर्मेट दिख रहा होगा कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, एक इस एक्सप्रेशन के लिए देखो K1 भी एक कांस्टेंट और K2 भी एक कांस्टेंट, तो K1 प्लस K2 एक कांस्टेंट है, तो इसको कंबाइनली मैं अभी एक और कांस्टेंट का नाम दे दूंगा। देखें क्योंकि K1 भी कांस्टेंट था और K2 भी कांस्टेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक नया टर्म डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं K एवरेज, और इस K एवरेज की वैल्यू क्या है, K1 प्लस K2। ठीक है, अब देखो हम वापस से उस इक्वेशन को लिख रहे हैं, जो नेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस की हमारे पास इक्वेशन थी, जो K1 प्लस K2 है उसको हमने क्या लिख दिया, K एवरेज इंटू ए लिख दिया। अब आप क्या कर लो, इसको इंटीग्रेट कर लो, तो देखें माइनस DA अपॉन ए इज इक्वल टू K एवरेज इंटू DT। अब भाई मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि आपको ये क्या दिख रहा है, कि आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ये बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा है। ठीक है, तो देखें समझें, बताओ टाइम t इज इक्वल टू 0 पर बताओ ये कितना था, A0 था ना। ठीक है, और किसी टाइम t पर ये कितना था, AT था। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये कितना था, A0, और किसी टाइम t पर, किसी टाइम t पर ये कितना है, AT है। अब अपने को क्या करना है, इसको
इंटीग्रेट करना है, ठीक है, आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखो आप क्या करोगे, ln a माइनस से आगे आ जाएगा और a नॉट से ए टी इज इक्वल टू के और t लिमिट 0 से t। सॉल्व करेंगे जब, तो पहले अपर लिमिट ln ए टी माइनस फिर लोअर लिमिट ln ए नॉट इज इक्वल टू के टी माइनस 0। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा वापस, ln ए नॉट माइनस ln ए टी इज इक्वल टू, ये एवरेज है, ठीक है, तो के एवरेज इंटू टी, और आप देखो ये ln ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के एवरेज इंटू टी। भाई बताओ, क्या ये एक बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा एक्सप्रेशन आ गया है ना, समझ में आता है। तो देखो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इस एक्सप्रेशन को हम याद रख सकते हैं। बस थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ यहाँ पर क्या है कि के एवरेज क्या है, के एवरेज की वैल्यू क्या है, k1 प्लस k2 है, ठीक। तो अब आप देखिए इसको फर्दर सॉल्व करें, तो इसको मैं पहले पूरी इसकी जिस फॉर्म में हमने इसको लिखा था मैं उसी फॉर्म में इसको लिख दूँ। देखो के एवरेज की वैल्यू को मैं वापस पुट कर रहा हूँ, तो ln ए नॉट अपॉन ए टी इज़ इक्वल टू, के एवरेज को लिख सकता हूँ k1 प्लस k2 इंटू टी, ठीक है। तो अब देखें हम वापस से ए टी की वैल्यू को हम निकालना चाह रहे हैं, तो देखो ये हो जाएगा ए नॉट अपॉन ए टी इज़ इक्वल टू ए की पावर k1 प्लस k2 इंटू टी। और देखो जैसे कि हमने एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किया था, वहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ए टी आया था, ए टी इज़ इक्वल टू ए नॉट ए की पावर माइनस के टी। तो सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ ए टी आ रहा है ए नॉट ए की पावर माइनस के टी की जगह यहाँ पर क्या है, माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, और ये हो गया ए टी का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देखो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान है एक पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन देखो ये एक टास्क तो हमारा कंप्लीट हो गया कि हमें रिएक्टेंट के बारे में बताना था, हमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बता दिया किसी टाइम टी पर। लेकिन इसमें हमसे और भी चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि हम ए के साथ साथ हमें यहाँ पर बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो उसको कैसे करना होता है, अब आप उसके लिए समझें कि अगर ये देखो ये तो ए के लिए हो गया, इसको स्टार मार्क लगा लें, ठीक है, ऐसे ही इस इक्वेशन को भी लगा लें। अब हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। बताओ उसको आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी को आप क्या बोलोगे, डी बी अपॉन डी टी। अब बताओ बी कौन सी रेट से फॉर्म हो रहा था, बी फॉर्म हो रहा था इस रेट से, मेरे ख्याल से देख सकते हो आप, पीछे देख सकते हो, बी जो फॉर्म हो रहा था वो इस रेट से फॉर्म हो रहा था। भाई यहाँ ए जो है वो किसी भी टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन होती है, जिस टाइम पर हमें रेट बताने उस टाइम की क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब आप समझे कि बताओ अगर आपको बी की कॉन्सेंट्रेशन बतानी तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो देखो डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू k1, बताओ ए टी बताओ ये होता है ए नॉट ए की पावर माइनस ये यहाँ अच्छे से लिखना, यहाँ माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी है। तो मैं भाई बी के बारे में बताना है, तो डी बी इज़ इक्वल टू k1 ए नॉट ए की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी इंटू डी टी। देखो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन पूरा। अब हमें लिमिट लगाने, बताओ टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे बी कितना था, 0, ठीक है, और किसी टाइम t पर ये हमने मान लिया कितना बन गया, बी टी बन गया, ठीक है। जैसे ए टी होता है वैसे हमने इसको क्या लिख दिया, किसी टाइम टी पर ये कितना बन गया, बी टी बन चुका है। बिल्कुल लिमिट लगाना आ गई होगी भाई, स्टार्टिंग में टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 पर प्रोडक्ट तो 0 था ना, और किसी टाइम टी पर हमने मान लिया कितना था, बी टी। अब देखो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन शायद आपको आता होगा, तो ये तो हो जाएगा बी, ठीक है, 0 से बी टी इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट्स को आप बाहर निकाल लें, k1 ए नॉट, इंटीग्रेशन हमें सिर्फ किसका करना होगा, e टू दी पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी का। तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1। तो सिमिलरली देखें e टू दी पावर माइनस k1 प्लस k2 अपॉन माइनस k1 प्लस k2, ठीक है, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। देखो समझ में आ गया, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर क्या पुट करनी है, लिमिट पुट करनी है। इससे पहले आप यहाँ पर कॉपी करें, देखो कॉपी कर लिया होगा।
अब हम देखें यहाँ पर लिमिट्स की वैल्यू रखेंगे, तो जब हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे आप देखें, देखो जब हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो b की जगह हम रखेंगे bt पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ठीक है। k1 a नॉट तो कांस्टेंट था। अब जब आप यहाँ पर लिमिट को पुट करोगे तो देखो पहले अपर लिमिट रखनी है आपको, तो अपर लिमिट में टाइम t था, तो e⁻ k1 + k2 इंटू टी, और लोअर लिमिट में क्या था 0, तो t की जगह 0 पुट करोगे तो e⁻ क्या हो जाएगा 0 यानी कि 1। तो देखो इस तरीके से, और अपॉन में देखो क्या था -k1 + k2, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से bt किसी टाइम t पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है bt = देखो इस k1 और k2 को मैं बाहर ले जा रहा हूँ, k1 + k2 इंटू a0। बताओ k1 और k2 को मैं बाहर ले आया, माइनस को मैं क्या कर दूँ अंदर मल्टीप्लाई, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। देखो e⁻0 = 1 माइनस e⁻ k1 + k2 इंटू टी, और ये हमारा आगे किसी भी टाइम t पर b की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, ठीक है। तो देखो ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब आपकी देखो पहले सबसे पहले तो फॉर्मूला देख के थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि भाई बहुत बड़ा फॉर्मूला है, पता नहीं कैसे याद रहेगा। तो देखो इसकी चिंता मत करो, याद तो आपको हो जाएगा, याद तो मैं आपको करवा दूंगा, है ना। रोज़ हम रिवीजन करते हैं इन चीज़ों का, फॉर्मूलाज का, तो याद तो आपको हो जाएगा। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, bt = k1/k1 + k2 इंटू a0 1 माइनस e⁻k1 + k2t। ये जो फॉर्मूला है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का फॉर्मूला। अब आप देखो सिमिलरली अगर आप यही मेथड जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी निकालने के लिए लगाओगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की रेट थी k2 इंटू ए, तो आप पूरा इंटीग्रेशन करोगे तो देखो आप डायरेक्टली यहाँ से भी बोल सकते हो कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी होगी वो इसी पे बेस्ड, मतलब इसी किससे मिलती जुलती आएगी, बस वो किसके लिए रहेगी सी के लिए। तो सी के लिए k1 है या k2, वो k2 है, अपॉन नीचे टोटल आ रहा है तो नीचे टोटल ही आएगा इंटू a0, और देखो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या रहेगा सेम -k1 + k2 इंटू टी, और ये हो गया किसका फॉर्मूला, किसी भी टाइम t पर c की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला आसान है, देखो जब बी और सी के लिए दोनों के लिए कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फॉर्मूला में, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। जब बी की बात करोगे तो जो उसका कोफिशिएंट है वो k1, बाकी सारी चीज़ें सेम है, k1/k1 + k2 a0 1 माइनस e⁻k1 + k2t। और जब सी की बात करोगे तो जो सी का जो रेट कॉन्स्टेंट है बस आप वो लिख दोगे, और बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी सेम रहेंगी, ठीक है। अब देखो अगर आप एक चीज़ देखो, जब आप बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन का रेशो निकालोगे किसी टाइम टी पर, तो बताओ कौन सी रेशो में रहेगी, ये बताओ इनके रेट कांस्टेंट के रेशो में रहेगी ना। तो एक चीज़ ये भी है कि बी और सी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन जो उनके रेट कांस्टेंट है उनके रेशो में ही रहती है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्रेशन, ठीक। देखो लिखो, मतलब लगभग काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं इसमें। इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो क्या है, इसके अंदर फॉर्मूला है। अगर मैं आपको वापस से रिवाइज़ करवाऊँ तो देखो फॉर्मूला जो हमारे पास किसी एमटी पे जो ए की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला आया था वो आया था AT = a0 e⁻k1 + k2 इंटू टी। जो बी की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है, देखो आप कॉपी में ना देखिए, बस याद करने की कोशिश करें। बी की कॉन्सेंट्रेशन का जो फॉर्मूला था वो था k1/k1 + k2 इंटू a0 ब्रैकेट में 1 माइनस e⁻k1 + k2 इंटू टी। और जब आप सी की बात कर रहे हो, सी की कॉन्सेंट्रेशन की, तो बस वहाँ पर उसका रेट कांस्टेंट जो अलग था वो आ जाएगा, उसका रेट कांस्टेंट था k2, तो k2/k1 + k2 इंटू a0 1 माइनस e⁻k1 + k2 इंटू टी। और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का रेशो क्या रहता है, जो उनका रेट कांस्टेंट का रेशो रहता है, ठीक है। एक और चीज़ आप यहाँ से निकाल सकते हो, देखो एक और चीज़ यहाँ से निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ बी इन प्रोडक्ट। देखो परसेंटेज ऑफ बी इन प्रोडक्ट मतलब देखो प्रोडक्ट में बी भी मिल रहा है और सी भी मिल रहा है, तो प्रोडक्ट में बी की कॉन्सेंट्रेशन मतलब बी का परसेंट क्या है, भाई बी का परसेंट निकालना है तो बहुत आसान है, क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, आप नॉर्मली लिख सकते हो। देखो बी मतलब आप समझें, बी का परसेंट निकालने के लिए बी अपॉन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टोटल, यानी कि बी + सी इंटू 100 होगा। अब b अपॉन बी + सी इंटू 100, तो देखो ये जो कॉमन टर्म्स हैं ये तो कैंसिल हो जाएंगे,
ठीक है, मोर बात समझ में आ रही है। जो कॉमन टर्म्स हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आएगा, देखो इसके लिए k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू 100। जब आप परसेंटेज ऑफ b की बात करोगे निकाल लेना है ना, b अपॉन टोटल, b अपॉन b प्लस सी इंटू 100 करोगे तो ये टर्म आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जो परसेंटेज ऑफ c है, सिमिलरली परसेंटेज ऑफ c मतलब कितना परसेंट c फॉर्म हुआ प्रोडक्ट के अंदर, वो हो जाएगा k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू 100, ये परसेंटेज ऑफ c हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ तक हमने इसके सारे फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ इसके फॉर्मूला के लिए। ठीक है, देखें आप, एक ट्रिक बताता हूँ इसके फॉर्मूला के लिए। मतलब हमारे पास क्या था, a जो था वो कन्वर्ट हो रहा था b और c के अंदर। ठीक है, तो देखो किसी भी टाइम t पर ये कितना था, ये था a0, और किसी टाइम t पर ये क्या था, a0 माइनस एक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं at। आप यहाँ से क्या करो, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, तो आप यहाँ से x क्या लिखोगे, a0 माइनस at लिखोगे। बताओ at क्या आया था, at आया था हमारे पास a0 इंटू a0 e की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, ये हमारे पास क्या आया था। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो इसको, 1 माइनस e की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, आप इसको लिख सकते हो। देखो x की वैल्यू ये आ चुकी है a0 1 माइनस e की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। बताओ क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है ना। देखो a0 1 माइनस e की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, a0 1 माइनस e की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। देखो इस पूरी टर्म को आप क्या बोल सकते हो, x। तो बताओ b का फॉर्मूला क्या हो गया, k1 अपॉन k1 प्लस k2। बताओ a0 1 माइनस e की पावर माइनस, उसकी जगह क्या लिख दोगे आप पूरा का पूरा। मेरे ख्याल से अगर ये याद नहीं होता आपको तो आपको ये तो याद हो जाएगा। और x क्या है भाई, x जैसा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो x आया था a0 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस kt, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी x आया जितना अमाउंट डिकम्पोज हो चुका है। बताओ किसी भी टाइम t पर c का जो अमाउंट होगा वो क्या आएगा, k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू एक्स, जहाँ पर बताओ x क्या है, a0 1 माइनस e की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, ये आपके पास यहाँ पर क्या है, x है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक और, ये तो कंप्लीट है। ठीक है, अब हम एक कंडीशन और डिफाइन कर लेते हैं कि बताओ यहाँ पर तो कोई कॉफिशिएंट नहीं, सबके पास 1 1 1 है। बताओ अगर यहाँ पर कॉफिशिएंट आ जाए तो हमें क्या करना होगा। तो बहुत सिंपल सा उसका फॉर्मूला है, आप इसको कॉपी करें। अब देखें if coefficients are present। ठीक है, if coefficients are present, तो देखें कुछ इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। हम तो तीनों जगह पे कोफिशिएंट लगा के लिख रहे हैं, तीनों जगह पर n1 n2 और n3, हमने तीनों जगह पर कोफिशिएंट लगा लिया है। तो अगर कोफिशिएंट प्रेजेंट हो तो हम कैसे कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। देखो बहुत आसान है। ठीक है, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन भाई मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, उसके हर जगह पूरा डेरिवेशन नहीं करना है, कुछ चीज़ आप डायरेक्टली याद भी रखो। k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू एक्स। बताओ इतना तो आपको याद है ही ना। ठीक है, आप क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो इससे, जो b का जो कोफिशिएंट है उसको हमें एक ही कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, ये हो जाएगा b। और सिमिलरली अगर आपको किसी टाइम t पर c का अमाउंट निकालना है तो देखो क्या हो जाएगा, k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू एक्स, और n3 को डिवाइड कर दो किससे, n1 से। तो ये फॉर्मूला हो जाते हैं अगर आपके पास एक कोफिशिएंट प्रेजेंट है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, b और c की कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, आप कर सकते हो इसको, फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसको फटाफट से कॉपी करें, फिर हम इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। बहुत आसान न्यूमेरिकल रहते हैं, तो परेशान ना हो, कॉपी करो। लिख लिया, तो एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। देखें बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आपको गिवन है
ए गिव्स 2B एंड 3C, ठीक है। आपको दिया जा रहा है रेट कांस्टेंट K1 और K2। आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है K1:2, K2 इज इक्वल टू 1:2, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि जो इनिशियली जो A0 है वो कितना है 2 मोलर, ठीक है। और आपको साथ ही साथ क्या बोला जा रहा है, या 2 मोल दिया जा रहा है, ये 2 मोल, ठीक। ध्यान रखना 2 मोल गिवन है, मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, मेरी राइटिंग तो काफ़ी अच्छी है, शायद समझ में आ रही हो आपको, ठीक है। मैं बोल भी रहा हूँ साथ में। तो कैलकुलेट टोटल मोल्स ऑफ A, B and C at the end of 75% रिएक्शन, ठीक है। ये आपको गिवन है। चलो क्वेश्चन को कॉपी करो आप, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ A gives 2B और 3C, K1 K2। A जो है इनिशियली 2 मोल दिया हुआ है, K1 और K2 का रेशो 1:2 है। आपसे A, B और C के टोटल मोल्स पूछ रहा है जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी है। ट्राई करें। देखो कर लिया, तो देखें कैसे करना है इसको। देखो आपको इनिशियली क्या दिया हुआ है, A0 आपको गिवन है कितना मोल, 2 मोल। तो बताओ 80 क्या हो जाएगा जब रिएक्शन कितने परसेंट हो गई है, 75%, तो 80 क्या हो जाएगा। आप 2 में से 2 का आप क्या माइनस करोगे, 75%, ठीक है। ये 3/4 हो जाएगा, मतलब ये आपके पास आएगा 0.5 मोल, मतलब इतना बचा है। तो बताओ x कितना हो गया, 2 में से अगर 0.5 मोल रह गया है, मतलब 1.5 मोल क्या हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है। आपसे A, B और C के टोटल मोल्स पूछ रहा है, तो देखो A के मोल्स तो आ गए किसी टाइम T पर, मतलब 75% जब रिएक्शन हो चुकी है, ये बचा कितना 0.5। जब BT क्या होगा, देखो BT का फॉर्मूला होता है K1 + K2 इंटू x इंटू, देखो यहाँ पर इस कंडीशन में पास क्या हो जाएगा 2/1 जो कोफिशिएंट है, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे भाई, जो रेशियो है नॉर्मल मैथ से हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं रेशियो को। तो K1 की जगह आप 1 लिख सकते हो, K1 1 + K2 2 इंटू एक्स कितना है 1.5 इंटू 2/1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 10/10 कितना हो जाएगा 1 मोल। तो B कितना फॉर्म हुआ 1 मोल, और C देखो C कितना फॉर्म होगा, K2 कितना है, K2 है 2/1 + 2 इंटू एक्स कितना है 1.5 इंटू 3/1। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो चुका है, और ये आपके पास आ गया 3 मोल। तो बताओ टोटल मोल्स क्या आ चुके हैं, टोटल मोल्स आ जाएंगे आपके पास A + B + C। बताओ A कितना था 0.5, B कितना था 1 और C कितना था 3। तो आपके पास आ गया 4.5 मोल, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत ही नॉर्मल से और बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। आपको मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आप उनको ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि हम अच्छा रुक जाओ, एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं इसके लिए, फिर उसके बाद हम आज का लेक्चर क्लोज़ करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक और है, मुझे याद आ गया। तो देखिए एक और चीज़ आप यहाँ पे याद रखें। बताओ के एवरेज की वैल्यू क्या थी, के एवरेज था K1 + K2, ठीक है। तो बताओ के एवरेज, यानी कि मैं बोल सकता हूँ भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मैं T हाफ की फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ के एवरेज को बोल सकता हूँ मैं ln2/T हाफ एवरेज, ठीक है, ln2/T हाफ एवरेज। और K1 के लिए मैं बोल सकता हूँ ln2/T हाफ 1 प्लस ln2/T हाफ 2। देखो ln2 से तो ln2 कैंसिल हो जाएगा। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो T एवरेज आएगा वो आएगा T1, मतलब मैं T हाफ 1 को मैं T1 बोल रहा हूँ, T हाफ 2 को मैं T2 बोल रहा हूँ, T1 +
T2 और ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको आप याद रखें, मतलब सारी पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस की जा रही है। तो एक पॉसिबिलिटी है, एक फॉर्मूला ये भी है। जनरली मतलब क्वेश्चन इससे नहीं पूछे गए हैं, इसलिए आप बस ध्यान रखें इसको, कोई सब बहुत ख़तरनाक सा नहीं है। बस एक बार अगर हमने अपनी आंखों के सामने से कोई चीज़ गुजर जाए तो अपने को उसका मेथड थोड़ा बहुत याद रहता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखें। बाकी हम आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। तो देखो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने बाइमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो जब अगर हम दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को सेम लेके चलें तो बिल्कुल एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के जैसे होती है। और अगर हम जब हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के जैसे उसको ट्रीट किया था तो उसका रेट एक्सप्रेशन भी वैसे ही आया था। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन उसका जो आया था वो बिल्कुल एक सेकेंड ऑर्डर के जैसा आया था। फिर जब हमने दोनों की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के साथ सॉल्व किया तो एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला था कि T इज़ इक्वल टू 1/b माइनस ए ln के अंदर था b माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इंटू ए अपॉन बी, ये फॉर्मूला था। तो उसको तो आपको याद रखना नहीं है, वो कंडीशन हमने सिर्फ इसलिए पढ़ी थी जिससे हमें एक एक्सिस रिएजेंट वाली कंडीशन डिफाइन करनी। एक एक्सिस में हो तो हमें क्या करना होगा, मतलब जब हम उसको नेगलेक्ट करेंगे तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जैसे आ जाएंगी। और उस रिएक्शन को हमने बोला था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला था, ठीक है। तो उसके बाद हमने पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस किया है। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखो क्या आ जाएगा, हमारे पास जो ए आया था वो आया था AT इज़ इक्वल टू A0 1 माइनस e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। जो B आया था वो आया था K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू A0 1 माइनस e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। और सिमिलरली सी भी ऐसा था, बस वहाँ पर क्या हो गया था, K2 हो गया था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज़ करें, फॉर्मूलाज को याद रखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।